केंद्र में और राज्यों में अफसरों के लेवल पे तो आपने सुना ही होगा कि लिटरल एंट्री होने लगी है। लिटरल एंट्री का मतलब आप जानते होंगे कि जैसे कि जो आईएएस पीसीएस के अलावा जो प्रोफेशनल अफसरों की नियुक्ति की जाती है उनको लिटरल एंट्री कहा जाता है। और ये तो शुरुआत तो राजीव गांधी के ज़माने में हो गई थी, और वैसे जो एडवाइज़र भी हुआ करते रहे हैं अभी तक विभिन्न सरकारों के दौरान में विभिन्न जगहों पर, वो भी एक लिटरल एंट्री कही जाती है, क्योंकि उनका पूरा हस्तक्षेप सरकारों पर रहा करता है, चाहे वो कोई भी हो। आप जितने भी एडवाइज़र नाम की चिड़ियाएँ होती हैं, अभी बहुत सारे जगहों पर कुछ हटाए बैठाए भी गए हैं, लेकिन वो जितने लोग होते हैं वो अपने फील्ड के माहिर होते हैं। हाल में सबसे चर्चित नाम प्रशांत किशोर पीके का रहा है, और वो मोदी के भी एडवाइज़र रहे हैं, उनके पॉलिटिकल एडवाइज़र रहे, फिर उनके लिए काम किया। फिर उसके बाद देश में जितनी भी राज्य सरकारें हैं उस हर बड़ी राज्य सरकार के साथ उन्होंने काम किया, और आजकल अपनी पार्टी चला रहे हैं, पार्टी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरीके से अन्य राज्यों में भी बहुत सारे पॉलिटिकल एडवाइज़र के तौर पर काम करते हैं। और लेकिन जो सबसे बड़ी लिटरल एंट्री का उदाहरण शुरू हुआ था वो राजीव गांधी के ज़माने में शुरू हुआ, और जब सैम पित्रोदा ऐसे तकनीकी को लाया गया और कंप्यूटर युग की शुरुआत की गई थी, और उसके बाद तो एक धीरे धीरे शुरू हो गए उनकी एंट्री। वो बात दूसरी कि आईएएस पीसीएस की तरफ से, आईएएस लॉबी की तरफ से बहुत विरोध इनका किया जाता है, और वो अभी भी विरोध किया जाता है, लेकिन अब इतना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि संभव इसलिए नहीं है कि केंद्र में मोदी हैं, और मोदी हैं तो 9 साल से हैं, और तो वो अपने तरीके से सरकार चलाने के माहिर बताए जाते हैं, और मोदी है तो लिटरल एंट्री भी मुमकिन है। तो अब हालत ये है कि कई जगह पर, और राज्य सरकारों में भी कई जगहों पर लिटरल एंट्री के जो विशेषज्ञ लोग होते हैं, तकनीकी होते हैं, जो उस फील्ड के जानकार होते हैं, उनका योगदान रहा है। लेकिन राजनीति में लिटरल एंट्री का, और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी में, बहुत कम योगदान रहा है। हाल के दिनों में आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है 40 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन उसमें बाहर से आए लोगों को एकदम से स्वीकार नहीं किया जाता है। एंट्री करा दी जाती है, एंट्री हो जाती है, और अगर वो संघर्ष करके आगे बढ़ गए, काम कर गए तो ठीक है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने देखा होगा, असम में मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, अब आज मुख्यमंत्री हो गए हैं, लेकिन उसके पहले 5 साल उन्होंने बाकायदा पार्टी में चप्पलें घिसी। चप्पलें घिसने का मतलब पूरी तरीके से उन्होंने काम किया, और हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने आप को साबित किया कि वो वहाँ पर एक कार्यकर्ता के तरीके से काम करते रहे, और कार्यकर्ता के तरीके से काम करने के दौरान में उन्होंने बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने समर्थन में लिया, उन पर विश्वास उनका हुआ, और फिर वो दिन आया जब वो मुख्यमंत्री बन गए। बंगाल में भी अगर आप देखिए, शुभेंदु अधिकारी मूल रूप से भाजपा के नहीं है, लेकिन उन्होंने भी संघर्ष किया, और आज वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो उनकी एक पहचान है। इसी तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी देखिए, सिंधिया के आने के बाद तत्काल वो मतलब उनको मंत्री नहीं बनाया गया, उसमें कुछ समय लगा, लेकिन धीरे धीरे जब वो पार्टी की विचारधारा, पार्टी की नीतियों से और नेतृत्व के प्रति विश्वास उनका बढ़ा तो उनको मंत्री भी बनाया गया। अब ये प्रक्रिया और तेज़ी से बढ़ रही है, और ख़ास तौर से जब कल यानी कि मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेशों में अध्यक्षों को बदलने की जो प्रक्रिया शुरू की गई है, तो उसमें 4 अध्यक्ष बदले गए हैं, और उन 4 अध्यक्षों में से 2 लोग तो, बल्कि 3 लोग कहिए, यानी कि 4 में से 3 लोग ऐसे हैं जो बाहर की पार्टी से आए और धीरे धीरे पार्टी में रंगत में आए, और उन्होंने अपने आप को पार्टी में विश्वास लिया, और आज पार्टी उनको इस योग्य मानती है कि वो पार्टी का नेतृत्व राज्यों में करें। सबसे शानदार उदाहरण और बढ़िया उदाहरण इस समय आपको देखने को मिलेगा, वो है जाखड़ साहब का, सुनील जाखड़ साहब, जो अपने पिता के बाद में कांग्रेस में रहे, कई बार बड़ी जिम्मेदारियां निभाई उन्होंने, और सुनील जाखड़ साहब को पिछले कुछ
महीनों पहले भारतीय जनता पार्टी में लाया गया। और अब पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो त्रासदी रही है, कभी भी वो बहुमत के पास नहीं पहुंच पाई, अधिकतम सीटें भी उसकी बहुत ज़्यादा नहीं रही। ज़्यादा से ज़्यादा जब वो बादल साहब के साथ में सरकार में थी तो उसके विधायकों के नंबर ज़रूर अच्छे थे, लेकिन उसके बाद कभी उसको ऐसा नौबत नहीं आई कि वो 30 से ज़्यादा संख्या में ऊपर उनका हो सके। उनको नौबत ही नहीं आती थी इतनी सीटें लड़ने की, और सांसदों की संख्या भी उनके पास 3-4 के आसपास अधिकतम रहा करती थी। ये हाल रहा है, जबकि वोट दावा भाजपा का रहा कि साहब उनको वो चाहते हैं तो उनको वोट 30 से 35% उनका है, जबकि ऐसा हुआ कभी नहीं, उनको वोट भी नहीं पड़ा। लेकिन अब जो बदलाव की स्थितियां आई, पहले कांग्रेस में चर्निंग हुई और कांग्रेस की चर्निंग के बाद में एक नए गठजोड़ की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी में। पंजाब में अमरिंदर सिंह को लाए, अमरिंदर सिंह के साथ लिया, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो और नेताओं को लेने लगे। अमरिंदर सिंह भी उसी लिटरल एंट्री का नतीजा है। और सुनील जाखड़ साहब को लिया गया और सुनील जाखड़ साहब पे एक नई जिम्मेदारी दी गई। अब उन्हें पंजाब का अध्यक्ष चुना दिया गया है और उन अफवाहों के बीच चुना गया है कि क्या शिरोमणि अकाली दल के साथ क्या गठजोड़ हो सकता है या नहीं हो सकता, या ये कि भारतीय जनता पार्टी खुद अपनी ज़मीन बहुत मजबूत करना चाहती है ताकि आने वाले दिनों में एक बड़े स्टेक के तौर पर रखा जा सके। जाखड़ साहब के अलावा जो नियुक्ति हुई वो झारखंड में हुई। झारखंड में बाबूलाल मरांडी साहब को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। बाबूलाल मरांडी 4 बार मतलब मुख्यमंत्री तो पहले रहे ही हैं झारखंड के, लेकिन 4 बार एमपी रहे हैं और उनका एक अलग रुतबा रहा है। आदिवासियों में भी उनकी एक बड़ी पहचान रही है। लेकिन धीरे धीरे एक बार बीच में गड़बड़ भी हुआ, वो पार्टी छोड़ी, फिर वो आ गए भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो गए और अब फिर पार्टी में उन्हीं पर विश्वास दिलाया है। और ख़ास तौर से इस लिहाज से जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने मुख्यमंत्री थे रघुवर दयाल साहब, वो क्योंकि नॉन आदिवासी थे, उससे हट करके फिर मूल रूप से आ गए, क्योंकि झारखंड आदिवासियों का एक इलाका रहा है, आदिवासियों का पूरा क्षेत्र रहा है, आदिवासियों का प्रभुत्व रहा है। तो वहाँ इस उम्मीद से कि शायद अब वहाँ उनके नेतृत्व में, बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में, अर्जुन मुंडा के साथ में, रघुवर दयाल के साथ में और स्थानीय नेताओं के साथ में भारतीय जनता पार्टी बड़े स्टेक के तौर पर काम कर सकेगी, इस उम्मीद के साथ ऐसा हुआ है। अब दो पश्चिम के दक्षिण के राज्यों के बारे में बात करें तो दो दक्षिण के राज्यों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों आपस में मिले हुए हैं। आंध्र का हिस्सा था पहले तेलंगाना। इधर तेलंगाना के बारे में ज़्यादा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तेलंगाना में जिम्मेदारी जो है वो जी किशन रेड्डी को दी गई है। जी किशन रेड्डी, जैसा कि हम जानते हैं, मंत्री हैं केंद्र में और एक तेज तर्रार मंत्री माने जाते हैं। और उनके जो उनसे पहले संजय वहाँ पर थे, वो उनके बारे में वैसे वो काफ़ी तेज थे, इधर उधर की चीज़ें भी थी, लेकिन उनके साथ दिक्कत ये थी कि कुछ मामलों में अति हो जाता था और वो एक सामंजस्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को लग पा रहा था कि नहीं हो पा रहा है। अन्य जहाँ पर हमें ज़रूरत है, जहाँ मिलने की ज़रूरत है, जहाँ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, सभी कार्यकर्ताओं को लेके चलने की ज़रूरत है, वो नहीं हो पा रहा था। तो वो जी किशन रेड्डी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी किशन रेड्डी के बारे में आप ये कह सकते हैं क्योंकि वो कप्पू जाति के हैं, जो वहाँ हम लोग यही समझते हैं ज़्यादातर लोग, हिंदी भाषी लोग, कि वो जाति समीकरण जो है वो नॉर्थ में ही होता है, लेकिन साउथ में और ज़्यादा होता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। क्योंकि जितने भी अनुभव चुनाव देखे हैं तो वहाँ तो क्योंकि अब वो केसीआर से उनको लड़ाई लड़नी है, केसीआर मुख्यमंत्री हैं और केसीआर की उम्मीदें बहुत हैं। उम्मीदें तो उन्होंने बहुत देश में प्रधानमंत्री बनने की भी देख रखी थी और उसके लिए शुरुआत में बहुत कुछ किया भी था। अब वो धीरे धीरे नीचे हो रही हैं क्योंकि उनकी पार्टी अब सिर्फ एक रजिस्टर्ड पार्टी की तरीके से रह गई है और वो एक उनके सामने दिक्कत है। वो बात दूसरी कि इसका नाम उन्होंने भारत पर रख रखा है, जो अभी भी
टीआरएस को जो उन्होंने परिवर्तित किया था, तो तेलंगाना की जगह भारत राष्ट्र समिति कर दिया और अब वो उस पर काम कर रहे हैं। होगा क्या, ये राजनीति में कभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जी किशन रेड्डी के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी कि कैसे वहाँ उनको आगे करें, अपने आप को, भारतीय जनता पार्टी को आगे करें। जी किशन रेड्डी भी कांग्रेस में रहे हैं और कांग्रेस से आए हैं और उन्होंने बहुत जल्दी ही अपनी दक्षिण में एक अलग छवि बनाई है। पुरंदेश्वरी जी, जिनको आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है, उनके बारे में भी आप समझ लीजिए कि वो एनटीआर की बेटी हैं और एनटीआर, द ग्रेट एनटीआर, जो आंध्र प्रदेश के निर्माण करता रहे हैं, आंध्र प्रदेश के लिए निर्माण के लिए उन्होंने जो आज जो आप रथ युग देखते हैं उसके मेन संरक्षक रहे हैं, उन्होंने, उनकी बेटी हैं और अभी तक हाल में केंद्र में मंत्री थी, फिर उसके बाद उन्हें महासचिव बनाया गया और अब वो जिम्मेदारी उनको दे दी। वहाँ पे भी क्योंकि कम्मा जाति की आती हैं, वहाँ अगड़े और पिछड़ों को लेकर के वो उनको संभालने की जिम्मेदारी दी गई है और बतौर महासचिव उनका काम अच्छा देखा गया, माना गया, समझा गया। और आंध्र प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा संकट है वो है कि वहाँ किसके साथ रहा जाए। जगन रेड्डी चीफ मिनिस्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन कभी कभी पीछे आगे होते रहे हैं और अस्थिर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अभी वहाँ आंध्र प्रदेश में 4 सीटें हैं, तो उनको 24 के लिहाज से जो शतरंज के मोहरे बनाए गए हैं, राजनीति की लड़ाई लड़ने की बात की गई है, उसमें पुरंदेश्वरी देवी का योगदान ये भी होगा कि एनटीआर के दामाद चंद्रबाबू नायडू, टीडीएस के जो हैं प्रमुख, वो अब एनडीए के खेमे में आना चाहते हैं। तो एक संपर्क के तौर पर और उसके अलावा फिल्म स्टार जो कल्याण हैं, पवन कल्याण, उनकी पार्टी के साथ संपर्क करके कैसे गठजोड़ करके काम होगा ये देखना होगा। और अभी इसमें बहुत तेज़ी नहीं होगी, मुझे लगता है कि वो आखिरी दिनों तक, चुनाव तक उनका वो गठजोड़ की बात होगी। क्यों? क्योंकि अभी कुछ एक अध्यादेश हैं केंद्र में, वो उसमें जगन रेड्डी की क्या भूमिका रहती है, कैसी रहती है, इसका भी एक रणनीतिक ध्यान रखा जा रहा है। अब अगर तय है कि राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं और मुझे उम्मीद है कि 4-5 राज्यों में और बदलाव होने की संभावना है, चाहे वो गुजरात हो, कर्नाटक हो, ये बहुत, इन 2 राज्यों के अलावा और भी राज्य हैं जिन पे ये संभावना है कि वहाँ राज्यों का नेतृत्व बदला जाएगा। उस नेतृत्व के बदले करने के क्रम में अब केंद्र में भी लिटरल एंट्री का दौर बढ़ेगा। CR पाटिल साहब हैं, जो पाटिल साहब ने गुजरात के अध्यक्ष हैं और बहुत अच्छे से काम किया है भारतीय जनता पार्टी को। आज सचमुच बड़ी मजबूती, पन्ना प्रमुख नहीं, पेज प्रमुख उन्होंने उसका भी और नीचे करके उन्होंने जिस तरीके से समिति बनाई है, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण रहा है। तो उनको ऐसा लगता है कि उनको इसका इनाम मिलना तय है। इसके अलावा हम सब सुनते रहे हैं, जानते रहे हैं कि अभी जो छोटे छोटे दल जो भारतीय जनता पार्टी में आने को आतुर हैं या मिलना चाहे, या भारतीय जनता पार्टी खुद जिनको बढ़ाना चाहता है, जैसे बिहार में है, उसका स्टेक ज़्यादा है वहाँ पर, तो बिहार में भी ये उम्मीद की जा रही है कि रामविलास पासवान, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके संबंध अच्छे रहे हैं, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, जो खुद भारतीय जनता पार्टी से के साथ में रहते हुए लोक जनशक्ति के 2 बार सांसद बन चुके हैं, उनके भी मंत्री बनने की संभावना है। इसके अतिरिक्त अन्य लोगों में अभी हाल में जो महाराष्ट्र में आपने देखा, नाम बहुत चल रहा है प्रफुल्ल पटेल का भी, देखते हैं कि उनका नंबर आता है, तो अगर उनका भी आता है तो वो भी लिटरल एंट्री होगी एक तरीके से। और भी एक आध नेता ऐसे हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा फेरबदल होगा, लेकिन 5-6 लोगों का जो फेरबदल होगा, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगर कुछ काम होता है तो उसकी भनक कहीं नहीं होती है। हम सब सिर्फ अटकल लगा सकते हैं। तो 5-6 लोगों में जो कुछ नाम थे वो आपके सामने रखे हैं, जिन पे ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है। वैसे नाम तो बहुत सारी तरीके थे, और ये भी कहा जा रहा है कि
बिहार और उत्तर प्रदेश से कुछ बड़े नाम कटेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद से। होगा क्या, ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जानते हैं। लेकिन लिटरल एंट्री का दौर जो सिर्फ पहले सरकार में हुआ करता था, अब वो संगठन में भी हो गया है और ठीक ठाक तरीके से जड़ें मजबूत करता जा रहा है।